हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 3 तक हम कर चुके थे, लिगैंड का आकार तथा उसकी ध्रुवणशीलता। कि लिगैंड का आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा उनके बीच अंतरा लिगैंड प्रतिकर्षण उतना ही कम होगा, और अगर प्रतिकर्षण कम होगा तो लिगैंड धातु के अपेक्षाकृत अधिक निकट आकर उसके डी कक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न कर सकेंगे, प्रोड्यूस्ड कर सकेंगे, जिसके लिए डेल की वैल्यू सबसे अधिक होगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है नेचर ऑफ लिगैंड्स, लिगैंडों की प्रकृति। भिन्न भिन्न लिगैंडों द्वारा भिन्न भिन्न सामर्थ्य की फील्ड का निर्माण होता है। कुछ लिगैंडों का क्रिस्टल फील्ड बहुत दुर्बल और कुछ का बहुत प्रबल होता है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, एक्सप्लेन मैंने किया भी था कि जो स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है लिगैंड के नेचर पे। ठीक है, कि लिगैंड का जो नेचर है वो वीक है। ठीक है, नेचर ऑफ लिगैंड की लिगैंड का नेचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो वीक लिगैंड और दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए डेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वीक लिगैंड के लिए डेल की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया जब CFT की स्प्लिटिंग करवाई थी। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर, कि जब लिगैंडों को उनके घटते हुए फील्ड सामर्थ्य के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त श्रृंखला को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कि सबसे पहले चलता है CO CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, DYPY डाई पिरामिडल, SO3 2 नेगेटिव, पिरीडीन, NH3 NCS नेगेटिव, H2O OH नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, ये आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। और 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को लिखो। ठीक है, ये मैंने लिखा है कि अगर आप लर्न करना भी चाहो तो आप ब्रोक था हा, ठीक है, एक सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा रहोगे। तो ये मैंने आपकी सही सीरीज़ लिखी हुई है। ये सीरीज़ किसी बुक के अंदर गलत मिलती है और किसी बुक के अंदर ठीक मिलती है। तो ये सीरीज़ जो दी हुई है ना, ये आपके इसमें बुक में गलत दी हुई है, सही वाली ये है। ठीक है, तो आप इसको नोट करना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि नेचर ऑफ लिगैंड 2 टाइप्स के होते हैं, वीक लिगैंड फिर या स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जो वीक लिगैंड होता है उसके लिए डेल की वैल्यू बहुत कम होती है, और जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है उसके लिए डेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अगर एग्जाम्पल में कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलता है तो वो CO मिलता है। ठीक है, अगर CO मिलता है तो CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। ठीक है, और जो F नेगेटिव होता है वो सबसे वीक लिगैंड होता है, उसके लिए डेल O की वैल्यू बहुत कम होती है। क्लियर है, बस यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर नोट लिखो और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका संकुल की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। की डेल का मान संकुल की ज्यामिति पर भी निर्भर करता है। पहले बताया जा चुका है कि यदि वे ही धातु व लिगैंड अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय दोनों ही प्रकार के संकुल बनाए तो चतुष्फलकीय संकुलों के लिए डेल का मान अष्टफलकीय संकुलों की अपेक्षा लगभग आधा होगा। ये चीज़ मैंने बताई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 5th जो पॉइंट वो क्या होगा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक तो हमने कौन सी पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल, और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी, टेट्राहेड्रल। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल O से हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और डेल्टा T को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए। तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी होती है, 4/9 डेल O के इक्वल। ऐसा क्यों होता है कि डेल्टा T के लिए जो डेल्टा T की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन डेल O की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा O में 6 लिगैंड का रिपल्सन फोर्स लगता है, लेकिन डेल्टा T में 4 लिगैंड का रिपल्सन लगता है। यहाँ पर 6 लिगैंड है और यहाँ पर 4 लिगैंड है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ 4 लिगैंड का रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, यहाँ पर 6 लिगैंड्स का रिपल्सन प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से डेल्टा T की वैल्यू कम होती है और डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है धातु आयन की प्रकृति। यह भी पाया गया कि कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन धातु आयन की प्रकृति और उसके आवेश पर निर्भर करता है। वो मैं पहले आपको पढ़ा चुकी फर्स्ट पॉइंट में कि जितना ज़्यादा आवेश होगा मेटल उतनी ही उसको
बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जितनी ज़्यादा बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगा उसके लिए प्रतिकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको सीरीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो लिगेंड्स के लिए लिखनी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट कि क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर शायद इतने ही थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि क्रिस्टल फील्ड विभाजन के क्या क्या परिणाम हैं और उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट मैंने आपको फर्स्टली सबसे पहले ही बताया था कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जिसकी वजह से सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस जब आपका फील्ड प्रबल होगा या फिर आपका फील्ड दुर्बल होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ से देखो कि जब डेल्टा प्रबल फील्ड संकुल की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो डेल का मान फील्ड की सामर्थ्यता पर निर्भर करता है, कि अगर जो कॉम्प्लेक्स हैं जो लिगेंड हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हैं। ठीक है, जो किसके हैं, अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड है तो उनके लिए जो डेल की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आपका फील्ड वीक है तो उसके लिए डेल की वैल्यू बहुत ही कम होगी। ठीक है, और अगर डेल की वैल्यू बहुत कम है तो हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जब मैंने फिलिंग करना बताया था ऑक्टाहेड्रल का केस में छोटा सा ले लेती हूँ कि 2 तो ऊपर होते हैं और 3 कहाँ पर नीचे। ठीक है, तो अगर डेल ओ की वैल्यू बिल्कुल कम थी तो इसका मतलब इनके बीच डिफरेंस कम है, और डिफरेंस अगर कम है तो मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। किसके केस में, वीक फील्ड के केस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर सकता है कि वो कहाँ पर चला जाता है, ऊपर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर पेयरिंग बहुत कम होती है, यहाँ पेयरिंग नहीं होती है। तो इसने क्या लिखा है कि डेल इज ग्रेटर देन पाई। ये किसके केस में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में अगर हम लिगेंड फिल करते हैं तो लिगेंड फील्ड अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि डेल की वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डेल की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होगी तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि वो कहाँ पर चला जाए, ऊपर चला जाए, तो वो कहाँ पर फिल होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर जो डेल की वैल्यू होती है ना वो इज़ ग्रेटर देन पाई होती है। ठीक है, डेल का मान फील्ड की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। प्रबल फील्ड होने की स्थिति में ही डेल का उच्च मान होगा, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड है तो डेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अतः इस प्रकार के संकुलों को प्रबल फील्ड संकुल कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आगंतुक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में न जाकर कहाँ पर प्रवेश कर लेते हैं, निम्नतर ऊर्जा में। मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पर नहीं जाएंगे, ये ऊपर नहीं जाएंगे, उच्चतर ऊर्जा के कक्षकों में हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में ना जाकर ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में ही रह जाते हैं। ठीक है, अतः इन संकुलों को और क्या कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। अतः इन संकुलों को चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण संकुल, स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, और पेयर्ड हो गया तो मतलब इसकी स्पिन क्या हो गई, कम हो गई, और स्पिन कम हो गई तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड। पेयर्ड क्यों नाम दिया, कि इन इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग हो गई तो इसका क्या नाम दे दिया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या स्पिन पेयर्ड। ये वे ही संकुल हैं जिन्हें संयोजकता बंध सिद्धांत में आंतरिक कक्षक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इन संकुलों को अनुचुंबकत्व धातु आयनों के अनुचुंबकत्व की तुलना में कम होता है, कि इनके बीच पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, पेयरिंग, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। और अगर कल चीज़ मैंने ये बताई थी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर पैरामैग्नेटिज्म, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इसका मतलब यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रॉनों की वो भी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर हो गया ये पॉइंट, कि
देखो कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि 1 2 3 तक तो चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, आपके इलेक्ट्रॉन फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चौथा जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि वो कहाँ पर चला जाए, ऊपर। तो ये कहाँ पर रह जाता है, नीचे ही हायर एनर्जी में ना जाकर ये कहाँ पर रह जाते हैं, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में। और क्या कर लेते हैं, ये पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने पेयरिंग कर ली, इसका मतलब जो स्पिन है वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गए। और इन दोनों की तो क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि इसकी तो प्लस हाफ हो गई, इसकी माइनस हाफ हो गई, तो इन दोनों की क्या हो गई, 0। और इन दोनों की ही स्पिन हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि इसलिए इसका क्या नाम दे दिया, स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और स्पिन पेयर्ड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों ने हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में ना जाकर कहाँ पर पेयरिंग कर ली, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से इसका क्या नाम दिया, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और ये किसके केस में होता है, इनर की जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके पास इनर ऑर्बिटल्स हैं तो सही, लेकिन वो उनको यूज़ नहीं करता है, वो इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इनको दूसरा नाम क्या देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसका अपोजिट कि अगर कॉम्प्लेक्स वीक है, कोई भी वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पर, तो वीक फील्ड में क्या होगा कि इनके बीच डेल ओ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर डेल ओ की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, और जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में पेयरिंग ना करके ये कहाँ पर चले जाते हैं, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में, उच्चतर डी कक्षकों में चले जाते हैं, उच्चतर ऊर्जा के डी कक्षकों में चले जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनकी जो स्पिन होगी, अब यहाँ तो कितने की रह गई थी, 2 की ही स्पिन रह गई थी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, 4 की है, तो यहाँ स्पिन कितनी हो गई, 2। और यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल 1। ठीक है, यहाँ 2 स्पिन हो गई, तो हम इसलिए स्पिन ज़्यादा हो गई, इसलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और इन्होंने पेयरिंग नहीं करी तो हम इनको क्या नाम देते हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस की। इन्होंने स्पिन आपस में क्या नहीं करी, पेयरिंग नहीं की, तो पेयरिंग नहीं करी तो हमने इसका क्या नाम दे दिया, फ्री कॉम्प्लेक्सेस। और ये क्या करते हैं, अपने आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इसलिए हम इनका क्या कहते देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आया आपको, यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में आए, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से इनका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, पैरामैग्नेटिज्म है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कि जब डेल इज़ लेस देन पाई, कि क्रिस्टल फील्ड दुर्बल होने की दशा में डेल का मान भी कम होगा, कि अगर क्रिस्टल फील्ड वीक है तो डेल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अतः इन संकुलों को दुर्बल फील्ड, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। यहाँ पर स्थिति उपर्युक्त स्थिति से विपरीत होती है, अर्थात आगंतुक इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा के कक्षकों की अपेक्षा कर कहाँ पर चला जाता है, उच्चतर कक्षकों में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर सकता है कि वो कहाँ पर चला जाए, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से स्पिन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और स्पिन पेयरिंग होती नहीं है तो इसका मतलब हम इनको क्या भी बोल सकते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। इन संकुलों को संयोजकता बंध सिद्धांत में बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो चुंबकता होता है, वो तो पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद बस ये जो चीज़ है ये आपको समझ आनी चाहिए कि वीक फील्ड के केस में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर जैसे फिर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इनकी शो कर रखी है कि किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे और क्या क्या इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करूँगी मैं आगे। ठीक है, जैसे फिल करके दिखा रखा है कि D1 D2 और D3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो D1 में सबसे पहले ये तो T2G है, स्प्लिटिंग दिखा रखी है, नीचे कौन होते हैं T2G और ऊपर कौन होते हैं Eg। ये मैंने आपको स्प्लिटिंग में अच्छे से बताया था क्लियर कि Eg की एनर्जी होती है वो हाई होती है और T2G की एनर्जी लो होती है। तो जब हम D1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल करेंगे, लोअर एनर्जी वाले में,
अगर लोअर एनर्जी वाले में फिल किया है हमने तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, T2G में, फिर उसके बाद D2 में कोई दिक्कत नहीं है, D3 में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद D4, D5 और D6, D7 के लिए ये चीज़ें चेंज होती हैं कि फील्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है या फील्ड अगर आपका वीक है। तो देखो ये फिल करके दिखा रखा है, मैं एक दो चीज़ें आपको समझा देती हूँ फिर आप अपने आप करोगे। अगर वीक फील्ड है तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और ये एग्जांपल दे रखे हैं CrH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। तो इसका वीक लिगैंड के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G3 Eg1, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। जो H2O है वो वीक लिगैंड होता है, लेकिन जो Cn और CO होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं। ठीक है, तो वीक लिगैंड के केस में कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 और इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड में T2G और Eg के बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1 2 3 जो चौथा इलेक्ट्रॉन है नीचे ही क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कहाँ से कहाँ चला जाए, लोअर से हायर में चला जाए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G4 Eg0। ठीक है, अब उसके बाद D5 के केस में तो 1 2 3 चौथा पाँचवा किसके केस में जाएगा, वीक लिगैंड के केस में पाँचवा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और कहाँ पर जा सकते हैं, हायर एनर्जी D ऑर्बिटल्स में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस हम लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है किस में, T2G में, तो हम क्या लिखेंगे, T2G3 और Eg2। अब उसके बाद पर्बल लिगैंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस है तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में क्या होगा, 1 2 3 और चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर करेगा, नीचे ही पेयरिंग करेगा, तो T2G5 और Eg0। ठीक है, अब उसके बाद D6 का केस है, 1 2 3 चौथा और पांचवा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो छठवें के लिए कोई जगह है ही नहीं, तो वो कहाँ आएगा बेचारा, नीचे ही आएगा। फिर उसके बाद D6 का केस अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में लेते हैं तो 1 2 3 चौथा कहाँ आएगा इधर, पांचवा कहाँ आएगा इधर और छठवां कहाँ आएगा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिगैंड इलेक्ट्रॉन फिल करने आने चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने आने आ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस ऑर्बिटल्स के लिए, D6 के लिए, D7 के लिए, तो इसके लिए इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इनके लिए CFSE की गणना करो। ठीक है, तो D6 D4 D5 D6 D7 के केस में ये चेंज होता है। आगे D8 D9 और D10 के लिए फिर से सेम होता है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, चाहे आपका वीक लिगैंड हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, इनमें फिर से कोई चेंजमेंट नहीं होगा, दोनों के लिए हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आया होगा कि अगर हम D1 D2 D3 के केस में लेते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस लेंगे या वीक लिगैंड का केस लेंगे, तो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड का अगर केस लिया है तो जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो नीचे ही पेयरिंग कर लेते हैं, और अगर वीक लिगैंड का केस हमने लिया है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन कर पाता है कि वो कहाँ पर चला जाता है, हायर एनर्जी D ऑर्बिटल्स में। ठीक है, पहले नीचे वाले 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद नीचे पेयरिंग करना शुरू करेंगे। किसके केस में, वीक लिगैंड के केस में। मैं फिल करके आपको अच्छे से बताऊंगी एक एक ऑर्बिटल्स के अंदर, जब CFSE कैलकुलेट करवाऊंगी तब। क्लियर है। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको सेकेंड ईयर में भी काफ़ी सारे करवाए थे कि μ = n+2 का अंडर रूट, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, की कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसको हम अगर n की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे लिए म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, और उसको हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, बोहर मैग्नेटोन की यूनिट से। ठीक है, इसमें एक आधे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कल की वीडियो में करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में।